प्यारे बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था रासायनिक बलगतिकी वाले पाठ के अंदर, वो चल रहा था अभिक्रिया वेग स्थिरांक, अभिक्रिया वेग नियम, अभिक्रिया वेग व्यंजक, ठीक है ना। ये सब चीजें डिस्कस कर ली थी और अभिक्रिया वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग की बात चल रही थी, जिसको कि हमने के से लिखा था, वो परिभाषित भी कर लिया था और उसकी इकाई की बात चल रही थी, ठीक है ना। तो हमने क्या किया था इकाई के लिए हमने किया था कि भाई अभिक्रिया का वेग बराबर के और यहां से क्रिया कारक होंगे, एक है तो एक क्रिया कारक, दो है तो दो क्रिया कारक, और वो जो क्रिया कारक है उनकी निश्चित रूप से कुछ घातें होंगी। ये जो आपके पास बन गया था, इसको हमने कहा था अवकलित वेग समीकरण किसी भी अभिक्रिया की। यहां से आपको इसका इकाई चाहिए थी, इसकी इकाई के लिए इसके भी आपने मात्रक रख दिया था इकाई, और इनकी भी इकाइयां रख दी थी। इसको सॉल्व किया था तो के की इकाई आ गई थी। आपको एग्जाम में इसको सॉल्व करना नहीं पूछेगा, तो ये नहीं कहेगा कि के की इकाई को कैसे निकालेंगे, सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, ऐसा कुछ नहीं आएगा। आपको सीधा बस इसका मात्रक पता होना चाहिए। सीधा कैसे, तो याद रखना है के की इकाई क्या होती है, तो आपको पता है हमेशा हम मोल लिखते हैं, फिर हम लीटर लिखते हैं और फिर हम सेकंड लिखते हैं, ठीक है। तो देखो क्या करना है आपको, मोल के अंदर आपको एक में से कुछ घटाना है। क्या घटाना है, एक में से कोई संख्या घटानी है, उस संख्या को हम कहेंगे कोटि, अभिक्रिया की कोटि, जो कि हमारा आगे का टॉपिक होगा, ठीक है। कोटि घटानी। लीटर में क्या करेंगे, उल्टा कीजिएगा, कोटि जो है उसमें से एक को घटाइएगा, और सेकंड में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ये हमेशा माइनस में रहेगा। बस के की ये इकाई होती है, एक माइनस मोल, एक में से कोटि घटा दो, लीटर कोटि में से एक घटा दो, और सेकंड इनवर्स हमेशा ही रहेगा। अब देखिएगा, अगर आपको कहे कि कोई अभिक्रिया शून्य कोटि की है, अभी आगे सीखेंगे क्या मतलब होता है। कोई अभिक्रिया शून्य कोटि की है, शून्य कोटि अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है शून्य कोटि की, तो बताइए के का क्या मात्रक बनेगा। तो शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक के का मात्रक बनेगा। क्या मात्रक होगा के का मात्रक बराबर क्या होगा, मोल, ठीक है, फिर लीटर और फिर सेकंड पर टेंशन नहीं लेनी है, हमेशा ये करना है। अब मोल में आपको एक से कुछ घटाना है और लीटर में इसी में से एक को घटाना है, ठीक है। एक में से कोटि घटानी है, और अभिक्रिया कौन सी कोटि की है, शून्य कोटि की, तो एक में से जीरो घटा दो, यहाँ जीरो में से एक घटा दो, और सेकंड इनवर्स ही रहेगा। क्या इकाई बन जाएगी के बराबर, तो मोल में से जब आप एक घटा, मोल की पावर एक से जीरो घटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मोल तो यही रहेगा, मोल की पावर तो 1 ही रहेगी, तो पावर 1 लिखो चाहे ना लिखो। तो लीटर जीरो से जब एक को माइनस करोगे तो -1 ही रहेगा, तो लीटर इनवर्स, और सेकंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेकंड इनवर्स। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक होगा के, इसका मात्रक ये होगा। अगर आपको कहे कि नहीं शून्य नहीं बल्कि अभिक्रिया कौन सी कोटि की है, प्रथम कोटि की है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बोर्ड में ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक लिखो, इकाई लिखो, उसकी क्या होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक इकाई बताइए क्या होगी। प्रथम कोटि की बात कर लेते हैं, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बराबर क्या होगा। तो वेग स्थिरांक के लिए आपको हमेशा याद रखना है मोल, लीटर और सेकंड पे कोई छेड़खानी नहीं, मोल में 1 में से कुछ घटाना, लीटर में 1 घटाना, किसी में से, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो प्रथम कोटि के लिए बताइएगा क्या हो जाएगा। प्रथम कोटि के लिए कोटि हो जाएगी 1, तो 1 में से कोटि घटानी है, कोटि है 1। लीटर कोटि में से एक घटाना है, कोटि है 1, तो 1 में से एक घटाना, सेकंड पे कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो बताइएगा के बराबर क्या आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा मोल। अब 1 से 1 चला जाएगा तो कितना बचा है, 0, तो मोल जो है उसकी घात हो जाएगी 0, ठीक है। लीटर की घात भी कितनी हो जाएगी, 1 से 1 गया 0, और सेकंड क्या बच जाएगा बेटा, सेकंड बचेगा इनवर्स,
किसी की भी घात 0 होने का मतलब 1 और घात 0 होने का मतलब 1। एक एक को गुणा करोगे, एक एक को इससे गुणा करोगे, यही रह जाएगा। तो बताइएगा यहाँ पर k का मात्रक क्या आने वाला है? k का मात्रक आने वाला है बस केवल सेकंड इनवर्स। ठीक है ना। जब हम चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर सवाल होगा, कहेगा कि कोई अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान 2 गुणा 10 की पावर -4 पर सेकंड है, ऐसे वो लिखेगा। तो देखिएगा ये जो अभिक्रिया है ना, इसके वेग स्थिरांक का मान आपको दे दिया। वेग स्थिरांक बोले तो k का मान आपको दे दिया और k की वैल्यू दी है और साथ में देखो उसकी यूनिट आपको दी हुई है और यूनिट क्या दी हुई है? सेकंड इनवर्स दी हुई है। तो जैसे ही वहां सेकंड इनवर्स मिलेगी ना, इसका मतलब है कि ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है ना। तो अगर आपको कोटि पता हो तो वेग स्थिरांक का मात्रक बता सकते हैं। उल्टा अगर आपको मात्रक दिया जाए वेग स्थिरांक का तो हम उससे उसकी कोटि का अनुमान लगा सकते। ठीक है। ये दोनों चीजें आएंगी आपके एग्जाम में, पूछी जाती है और आपको याद होनी चाहिए। बस ये चीज आपको याद रखनी है, मोल लीटर सेकंड। सेकंड में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। समय तो चलेगा भाई, समय को कौन रोक सकता है? याद रखना है, समय को कोई नहीं रोक सकता। तो समय तो हमेशा -1 रहेगा, माइनस या प्लस, हमेशा माइनस, क्योंकि समय हमेशा घटता है। 1 सेकंड गया, 2 सेकंड गया, घट रहा है हमारा समय भाई। जितने साल में जीना उसमें से सब कुछ घटता जा रहा है, तो माइनस। याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। समय हमेशा घट रहा है, इसलिए समय को माइनस रखेंगे, सेकंड को इनवर्स करेंगे, -1। अब मोल और लीटर, मोल में 1 में से कोटि घटाओ, लीटर में कोटि में से घटा दो, दैट्स इट। अगर मैं आपको कह दूं कि नहीं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, अगर यही अभिक्रिया कौन सी कोटि की हो जाए? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाए, फिर बोलिएगा अभिक्रिया कौन सी कोटि की हो जाए बेटा? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो द्वितीय कोटि के लिए कोटि कितनी होगी? ये 2। अब बताओ k का मात्रक क्या आ जाएगा? तो k का मात्रक क्या आ जाएगा? k बराबर मोल, लीटर और सेकंड। मोल की 1 से कुछ घटाना है, लीटर में 1 घटाना है, सेकंड हमेशा माइनस में। कोटि कितनी है? कोटि यहाँ पर जो है वो है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है 2। तो यहाँ 1 में से 2 घटाएंगे, यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे और ये सेकंड इनवर्स ऐसे के ऐसा ही रहेगा। ठीक है। तो बताइएगा k बराबर क्या आ जाएगा? मोल। 1 से 2 घटा दोगे तो क्या बचेगा? मोल की पावर -1 बचेगा। ठीक है। लीटर 2 से 1 घटाओगे तो लीटर की जो पावर है वो 1 बचेगी और सेकंड क्या बचेगा? सेकंड -1 बचेगा। मोल इनवर्स, लीटर, सेकंड इनवर्स। ठीक है ना। इसको कई जगह ऐसा भी लिख देते हैं, क्योंकि लीटर की पावर है ना वो पॉजिटिव है, तो इसलिए लीटर पहले लिख दिया, फिर हम लिख देंगे मोल इनवर्स, फिर लिख देंगे सेकंड इनवर्स। इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा द्वितीय कोटि की जो अभिक्रिया है उसके वेग स्थिरांक का मात्रक। ठीक है ना। हालांकि ये बहुत कम पूछा जाता है, ज्यादातर जो सवाल पूछा जाता है वो शून्य कोटि और प्रथम कोटि का ही आता है और आपके सिलेबस में शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं हैं और इनके ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको दी हुई है। तो ये हो गया है अभिक्रिया, वेग स्थिरांक, उसका मात्रक। मात्रक को देख करके कोटि कैसे बताएंगे और कोटि अगर आपको दी जाए तो उसका मात्रक जो है वेग स्थिरांक का, उसकी इकाई जो है वो हम कैसे निर्धारित करें। अब यहाँ पर हमने एक नया शब्द यहाँ पर डाला है और वो डाला है शून्य कोटि। कोटि 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 हमने यहाँ पर डाला है। अगला जो हमारा सवाल होगा या अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा अभिक्रिया की कोटि। नेक्स्ट पॉइंट, अभिक्रिया की कोटि होती क्या है? किसको हम कहेंगे अभिक्रिया की कोटि? नया जो टॉपिक है वो है हमारा अभिक्रिया की कोटि। ठीक है। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर। देखिए, अगर मैं केवल इसके परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा बिल्कुल भी कठिन नहीं है, परिभाषा तो बहुत आसान है, लेकिन इसे समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखिए, परिभाषा होगी
कि अगर आपके पास कोई भी अभिक्रिया लिखी है, ये क्रिया कारक है ए बी, मिलकर के क्या बना है, उत्पाद बना हुआ है। अब ये जो मेरे पास अभिक्रिया लिखी है, अगर मैं इसका वेग व्यंजक लिख दूं, वेग व्यंजक का मतलब अवकलित वेग समीकरण लिख दूं, ठीक है ना, अर्थात मैं इसका वेग नियम लिख दूं, तो अवकलित वेग समीकरण लिखूंगा तो लिखूंगा अभिक्रिया का वेग बराबर वेग स्थिरांक के होगा। जो क्रिया कारक है ए और बी, इन क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान होंगे और निश्चित रूप से इनकी कुछ घातें होंगी। कोटि क्या होती है, कोटि होती है किसी भी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में या उसकी अवकलित वेग समीकरण में या उसके वेग नियम में क्रिया कारकों, ये क्रिया कारक है, क्रिया कारकों के जो सक्रिय द्रव्यमान है, इन सक्रिय द्रव्यमानों का जो घात होती है, उस घातों का योग अगर कर दिया जाए तो घातांकों का योग भी इस अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। दोबारा सुन लीजिएगा, किसी अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण में या उसके वेग व्यंजक में क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान जो लिखे होंगे वहां पर, क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के घातांकों का योग ही अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, घातांकों का योग। अब आप बताओ ये घातांक जो है ये कहां से आते, घातांक कहां से आते थे, तो हमने कहा घातांक कहां से आएंगे, तो देखो सक्रिय द्रव्यमान का नियम तो क्या कहता था, सक्रिय द्रव्यमान का नियम तो कहता था कि भाई ये ए ये बी क्रिया कारक है, उत्पाद यहां से बन रहा है, इस अभिक्रिया में ए जो है इस ए के भी कुछ मोल होंगे, बी के भी कुछ मोल होंगे। सक्रिय द्रव्यमान का नियम लगाओगे तो कहोगे कि सर अभिक्रिया का वेग बराबर के और ए का सक्रिय द्रव्यमान बी का सक्रिय द्रव्यमान। जब हम सक्रिय द्रव्यमान का नियम लगाएंगे तो ए की घात क्या होगी n1, बी की घात क्या होगी n2। ये तो सैद्धांतिक रूप से हमने लगा दिया है, लेकिन प्रायोगिक रूप से क्या होता है, प्रायोगिक रूप से जब अभिक्रिया का वेग हम लिखते हैं बराबर के ए का सक्रिय द्रव्यमान बी का सक्रिय द्रव्यमान, प्रायोगिक रूप से ज्ञात किया जाता है कि अभिक्रिया का वेग ए पर निर्भर कर रहा है, ए की सांद्रता पर, बी की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, लेकिन कौन सी घातों पर, तो ये n1 n2 घात पर निर्भर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ये घात n1 n2 के बराबर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। तो सक्रिय द्रव्यमान का सैद्धांतिक रूप तो ये है, बट अभिक्रिया का वेग नियम ये है, अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण ये होती है, जबकि सक्रिय द्रव्यमान का सैद्धांतिक रूप ये है। ये हमारे यहाँ किसी काम का नहीं है सैद्धांतिक रूप, हमें तो यहाँ प्रैक्टिकली ज्ञात करना है कि प्रायोगिक रूप से इस अभिक्रिया का जब हमने वेग ज्ञात किया तो अभिक्रिया का वेग बराबर या समानुपाती, बराबर या समानुपाती, अगर आप समानुपाती लगाओगे तो के को हटा दो। अभिक्रिया का वेग यहाँ ए की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, अभिक्रिया का वेग यहाँ बी की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, बट ए की सांद्रता जो है उसके कोण से घात पर निर्भर करता है। प्रैक्टिकली ज्ञात करेंगे, बी की सांद्रता के कोण से घात पर निर्भर करता है, प्रैक्टिकली ज्ञात करेंगे और फिर इन दोनों घातांकों का योग करने तो यही क्या आ जाएगा, कोटि आ जाए। क्या परिभाषा हुई अभिक्रिया कोटि की, किसी अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण या वेग व्यंजक या वेग नियम में क्रिया कारक जो हैं, उन क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान जो हैं, उनका जो घातांक है ना, उनका योग अगर कर दिया जाए तो वो योग जो आएगा, वो संख्या जो आएगी, वही क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, अब सीधा सीधा से आप समझ गए होंगे कि ये जो अभिक्रिया की कोटि है ये एक प्रायोगिक मान है, क्योंकि प्रैक्टिकली हमने ज्ञात करना है कि अभिक्रिया का वेग ए पर भी निर्भर करेगा, बी पर भी निर्भर करेगा, बट ए की कौन सी सांद्रता या कौन सी घात पर, बी की कौन सी घात पर निर्भर करेगा। सीधा सीधा सा देख करके मुझे बता सकते। हाँ, अभिक्रिया का वो जो सक्रिय द्रव्यमान का नियम था ना, जो कि हम सैद्धांतिक रूप से सीधा लगाते थे, वहां तो n1 n2 लिख दिया करते थे,
लेकिन वो सैद्धांतिक रूप है, सक्रिय द्रव्यमान के नियम का। जबकि यहाँ प्रायोगिक रूप काम में लेना है, प्रायोगिक मान काम में लेने हैं, तो प्रायोगिक रूप से चेक करेंगे कि ए की सांद्रता की कौन सी घात और बी की सांद्रता के कौन सी घात पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। दोनों के घातांकों का योग क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। दो चीजें यहाँ पर निकल करके आ गई है, एक अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा और दूसरा समझ गए होंगे कि अभिक्रिया की कोटि जो है वो एक कैसी वैल्यू है, कैसा मान है, प्रायोगिक मान होता है या अभिक्रिया की कोटि। सैद्धांतिक मान नहीं है, सीधा सीधा से देख कर नहीं बता सकते भाई, ये तो प्रयोगों के द्वारा हमें ज्ञात करना पड़ता है। इसे हम एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक उदाहरण लेकर के समझें तो मान लीजिए हमारे पास में एक समीकरण है, एक अभिक्रिया हो रही है और अभिक्रिया क्या हो रही है देखिए, अभिक्रिया है कि आपके पास में N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, ठीक है ना, ये आपके पास में N2O5, इस N2O5 का विघटन हो रहा है। जब ये टूटता है N2O5, ठीक है ना, तो यहां समझ जाओगे 2 नाइट्रोजन है और 5 ऑक्सीजन है, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। जब ये टूटता है ना तो देखो ये N 2O को पकड़ के NO2 बना देता है, ये भी 2 को पकड़ के NO2 बना देता है, लेकिन अकेली वो बच गई है, उसका क्या हो? तो अभिक्रिया संतुलित नहीं होगी। जब हम संतुलित करेंगे तो एक और लेते हैं N2O5, तो उसमें भी 2 नाइट्रोजन और 5 ऑक्सीजन होंगे। ये N 2 के साथ NO2, ये भी 2 के साथ NO2, एक को उसकी बची, एक को उसकी बची, दोनों मिलकर O2 बना देती है। तो जो संतुलित क्रिया है वो क्या होती है? तो उसके लिए आपको 2 N2O5 लेने पड़ते हैं। ये जब विघटित होंगे तो 1 2 3 4 यहां से बनते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, और एक क्या बनता है? एक होती है O2 बनती है। ये हो गई है संतुलित क्रिया। ये हमारे पास एक अभिक्रिया हो रही है, उसकी ये समीकरण लिखी है। अब अगर मैं आपको कहूं कि ये जो मेरे पास समीकरण है या ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का मुझे वेग बता दीजिए। मैं लिखूंगा अभिक्रिया का वेग, ठीक है, रासायनिक बलगति के अनुसार लिखना चाहता हूं। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग लिखना चाहता हूं मैं, इस क्रिया कारक के संदर्भ में लिखना चाहता हूं। इसके संदर्भ में अगर मैं वेग लिखूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा इसकी सांद्रता में परिवर्तन। इसकी सांद्रता में परिवर्तन भाई, क्रिया कारक कौन है? N2O5, इसकी सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगने वाला समय। चूंकि ये क्रिया कारक है इसलिए समय के साथ इसकी सांद्रता क्या होती जाएगी? घटेगी। तो मुझे कौन सा चिन्ह लगाना है? माइनस का चिन्ह लगाना है। लेकिन इसका रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है? 2, तो मुझे किसका भाग लगाना है? 2 का भी भाग लगाना है। ये हो जाएगा। या माइनस के चिन्ह को मैं पहले लगा लूं, -1 होगा। ये हो गया इस अभिक्रिया का वेग। किसके अनुसार हो गया है ये अभिक्रिया का वेग? ये अभिक्रिया का वेग हो गया है रासायनिक बल गतिकी के अनुसार, ठीक है। अब किसी भी समय पर मुझे इस अभिक्रिया का वेग चाहिए, तो देखो वेग चाहिए, तो अब अगर मैं यहां पर लिखूं सक्रिय द्रव्यमान के नियमानुसार, इसके नियम के अनुसार भाई, सक्रिय द्रव्यमान के नियम के अनुसार, सक्रिय द्रव्यमान के नियम के अनुसार अगर मैं यहां से अभिक्रिया का वेग लिखूं तो बताओ क्या आएगा अभिक्रिया का वेग? तो अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा। सक्रिय द्रव्यमान के अनुसार किसी भी समय पर अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा किसके? क्रिया कारक कौन है? N2O5। इस N2O5 के सक्रिय द्रव्यमान, और अब इसकी घात भी होगी। सक्रिय द्रव्यमान का नियम अगर मैं लगाऊंगा तो ये तो सैद्धांतिक रूप से लगता है, और सैद्धांतिक रूप से लगेगा तो बताइएगा इसकी घात कितनी होगी? तो इसके देखो यहाँ पर रस समीकरण मितीय गुणांक 2 है, मोलों की संख्या 2 है, तो मुझे इसकी घात कितनी करनी पड़ेगी? यहां से घात करनी पड़ेगी, ये सैद्धांतिक रूप से सक्रिय द्रव्यमान का नियम लगाऊंगा तो ये आएगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहां से देखना, अगर मैं यहां से किसी भी समय ये जो N2O5 है ना, ये अगर इसकी सांद्रता को दुगुना कर दूं, सांद्रता को कैसा कर दूं? 2 गुना,
पहले की बात करूं फिर बात की बात करता हूं, दोबारा सुनो। पहली कंडीशन, पहले अभिक्रिया का जो वेग था, अभिक्रिया का वेग, इस अभिक्रिया के वेग को पहले में फिलहाल R1 कह दूं कि शुरू में अभिक्रिया R1 वेग से हो रही है, तो R1 किसके समानुपाती होगा, N2O5 का सक्रिय द्रव्यमान, और घात कितनी रहेगी, सक्रिय द्रव्यमान के अनुसार घात रहेगी 2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, किसी भी समय मैंने क्या किया, इसमें N2O5 और डाल दिया, और डाल दिया तो मैंने इसकी सांद्रता को कितना कर दिया, दुगुना कर दिया, 2 गुना कर दिया। जब मैं इसकी सांद्रता को 2 गुना कर दूंगा तो फिर बाद में अभिक्रिया का वेग कितना, तो बाद का जो वेग है उसको मैं क्या कह दूंगा, R2 कह दूंगा। तो R2 बताओ कितना हो जाएगा, R2 समानुपाती क्या हो जाएगा, इसकी सांद्रता को दुगुना कर दिया मैंने। जब मैं इसकी सांद्रता को दुगुना कर दूंगा तो कितना हो गया है, ये हो गया 2N2O5, ठीक है ना, और घात कितनी रहेगी, 2 रहेगी, सक्रिय द्रव्यमान के नियम के अनुसार है ये। तो बाद का जो वेग है R2, ये R2 कितना हो जाएगा भाई, R2 बराबर, अब देखो ये जो 2 घात है वो इसकी भी है और 2 घात 2 की भी है, तो 2 की घात 2 करो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये R2 समानुपाती हो जाएगा 4, ठीक है, और क्या रह जाएगा, N2O5 की घात 2। और याद करके बताइए, ये जो N2O5 की घात 2 है, ये तो किसके बराबर होता है, तो R1 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो बताइएगा, अब की बार बाद वाला जो वेग है हमारा R2, ये कितना हो जाएगा, ये बाद वाला वेग 4 गुना R1, मतलब अगर मैं इसकी सांद्रता को 2 गुना कर दूं तो दुगुना करते ही देखो अभिक्रिया का बाद वाला जो वेग है वो पहले वाले वेग का 4 गुना हो जाएगा, सैद्धांतिक रूप से 4 गुना हो जाएगा। लेकिन जब प्रयोग किया गया, एक्चुअल में प्रयोग जब किया गया, तरक नली में जब ये डाला गया, तो उन्होंने देखा कि अगर हम N2O5 की सांद्रता को 2 गुना कर देते हैं तो अभिक्रिया का वेग सिद्धांत, कौन से सिद्धांत के अनुसार, सक्रिय द्रव्यमान के सिद्धांत के अनुसार, तो दुगुना कर देने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाना चाहिए था। लेकिन जब प्रयोग किया गया तो पता चला कि नहीं, जब हम यहाँ इसकी सांद्रता को दुगुना कर देते हैं तो अभिक्रिया का वेग 2 गुना ही होता है। दुगुना करते हैं तो दुगुना ही रहता है, अभिक्रिया का वेग भी दुगुना ही होता है। जब हम सांद्रता को 4 गुना कर देते हैं तो वेग भी 4 गुना ही बढ़ता है, बस केवल 6 गुना कर देते हैं तो वेग 6 गुना ही बढ़ता है। जबकि अगर ये अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया यहाँ पर हो रही है, अगर इस अभिक्रिया पर हम सक्रिय द्रव्यमान का सैद्धांतिक रूप अगर लगाएं तो अभिक्रिया का वेग तो 4 गुना हो जाना चाहिए था। बट प्रायोगिक रूप से जब देखा, प्रैक्टिकल करके देखा, तो पता चला कि सांद्रता को 2 गुना करते हैं तो वेग 2 गुना ही होता है, सांद्रता को 4 गुना करते हैं तो वेग 4 गुना होता है। इसका मतलब हुआ कि ये जो अभिक्रिया हो रही है, ये अभिक्रिया सैद्धांतिक रूप से इस समीकरण का पालन नहीं करती, प्रायोगिक रूप से ये किसी और समीकरण का पालन करती है, प्रायोगिक रूप से किसी और समीकरण का पालन करती है। और प्रायोगिक रूप से किसका पालन करती है, तो देखो प्रायोगिक रूप से ये पालन करती है, किसका पालन करती है, प्रायोगिक रूप से पालन करती है कि अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, N2O5 के सक्रिय द्रव्यमान के, और इसकी घात होती है 1। इस समीकरण का पालन करता है ये प्रायोगिक रूप से। अगर ये समीकरण हो तो देखो, ये समीकरण हो तो ये प्रायोगिक जो डाटा आपके पास आ रहे हैं ना, उन प्रायोगिक मान को ये सेटिस्फाइड कर रही है। कैसे सेटिस्फाइड कर रही है वो देख लीजिएगा। पहले जो वेग है, पहले वेग है R1, वो समानुपाती किसके है, N2O5 की सांद्रता घात 9। अब आपने क्या किया, इसकी सांद्रता को 2 गुना कर दिया, सांद्रता को 2 गुना कर दिया तो वेग भी बाद का निकाले, दूसरा वेग निकाले R2। कब, जब आपकी सांद्रता को 2 गुना कर दिया, 2 गुना कर दोगे क्या हो जाएगा, 2N2O5, घात 1 ही रहेगी। अब देखो, 1 को जब आप 2 की घात 1 करोगे तो कितना रहेगा, 2 ही रहेगा, क्योंकि 2 की घात 1 का मतलब 2, तो ये 1 घात 2 की भी है और 1 घात इसकी भी है, तो इसकी घात करोगे तो 2 ही रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं R2 समानुपाती 2 का 2 ही रह जाएगा और N2O5 की घात 1। और बताओ, ये जो N2O5 की घात 1 है, यही किसके बराबर है, R1 के। तो अब की बार जो वेग आएगा R2 वो 2 गुना होगा
किसका 2 गुना होगा, R1 का। तो देखो जब दुगुना किया है ना तो वेग आपका दुगुना ही हुआ है। सांद्रता को दुगुना किया है तो वेग दुगुना ही हुआ है। अगर सांद्रता को 4 गुना कर दो तो यहाँ 4 कर दो, 4 कर दोगे तो एक जो घात है वो 4 की रहेगी, तो 4 एक 4 ही रहेगा, तो बाहर कितना आएगा, 4 आएगा, तो बाहर 4 रहेगा। तो अब की बार जो नया वेग आने वाला है वो पहले का 4 गुना ही होगा। तो ये जो आपकी अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया के ऊपर जब हम सक्रिय द्रव्यमान का नियम लगाते हैं तो सैद्धांतिक रूप से तो ये नियम बनता है, ये समीकरण बनती है, लेकिन ये सैद्धांतिक रूप से बनने वाले समीकरण का पालन नहीं करती। जब प्रयोग करके यहाँ पर सांद्रताओं का परिवर्तन चेक किया जाता है तो पता चलता है कि दुगुना करने पर वेग 2 गुना, 4 करने पर 4 गुना। सैद्धांतिक रूप से अगर दुगुना करोगे तो वेग 4 गुना हो जाना चाहिए, बट होता दुगुना ही है। तो इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया इस समीकरण का पालन नहीं करती, और इसका पालन नहीं करती तो फिर किसका पालन करती है, वो तो इस समीकरण का पालन करती है। इसलिए यहां जब सक्रिय द्रव्यमान का नियम लगाएंगे तो अभिक्रिया का वेग ये लिखा जाएगा, और ये लिखा जाएगा। तो अब बता दीजिए यहाँ पर अभिक्रिया की वेग समीकरण क्या बनने वाली है, तो यहाँ से अभिक्रिया की वेग समीकरण बनेगी। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये भी अभिक्रिया का वेग और ये भी अभिक्रिया का वेग, तो आपका बन जाएगा कि अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होगा, -1/2 सांद्रता में परिवर्तन N2O5 की में बटा लगा समय, समानुपाती किसके हो जाएगा अभिक्रिया का वेग, ये समानुपाती हो जाएगा N2O5 की सांद्रता के साथ। ठीक है, या फिर आप क्या कह दोगे अभिक्रिया का वेग समानुपाती इसके, और यहां से अगर आप समानुपाती के चिन्ह को हटा दो तो बताओ अभिक्रिया का वेग समानुपाती के चिन्ह को हटाओगे बराबर एक इस तरह के लगा दोगे, N2O5 घात क्या हो जाएगी, ये लीजिए, ये आपके पास आ गई है। इसे भी और इसे भी क्या कह देंगे, इसको हम इसका कह देंगे अवकलित वेग समीकरण, या इसका वेग व्यंजक हम कह देंगे। अवकलित वेग समीकरण या वेग व्यंजक हो गया। अब देखो जो अवकलित वेग समीकरण या वेग व्यंजक आया है ना, उसमें क्रियाकारक के सक्रिय द्रव्यमान के घातांक का योग, और घातांक एक ही है तो योग करने की जरूरत नहीं है, तो घातांक का जो योग आएगा वही कोटि कहलाएगा। तो बोलो कोटि कितनी आएगी, इसकी 1 आएगी। अगर आप यहाँ सैद्धांतिक रूप से अगर लगा देते तो फिर कोटि कितनी आने वाली थी, 2, तो जो ये क्या होगा, गलत होगा। सैद्धांतिक रूप से नहीं लगेगा सक्रिय द्रव्यमान का नियम, यहाँ पर सक्रिय द्रव्यमान का नियम आपको प्रायोगिक रूप से लगाना है, और प्रायोगिक रूप से जब सक्रिय द्रव्यमान का नियम आप लगा दोगे तो इसकी वेग समीकरण आ जाएगी, और वेग समीकरण में क्रियाकारक की घातांक जो है उसका जो मान आएगा उस मान को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ये होती है अभिक्रिया की कोटि। तो अगर कोई अभिक्रिया ऐसे सीधी सी लिखी हुई तो बताओ इसको देख करके हम कोटि बता देंगे क्या, नहीं बता सकते। इसको देख करके कुछ नहीं बता सकते, इसको देख करके पहले तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, देखने से कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, इसकी अगर कोटि बतानी है ना तो इसके ऊपर पहले प्रयोग करना पड़ेगा। इसकी सांद्रता को दुगुना कर रहे हैं तो बताओ वेग पर क्या फर्क पड़ा, तिगुना कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ा, 4 गुना कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ा, ठीक है ना। वेग पर फर्क क्या पड़ रहा है, परिवर्तन क्या हो रहा है, कितना प्रभाव पड़ रहा है, उसके आधार पर हम उसकी क्या लिखेंगे, अवकलित वेग समीकरण लिखेंगे। और फिर अवकलित वेग समीकरण जब आ जाएगी उसमें क्रियाकारक का जो घात होगा उन घातांकों को जोड़ेंगे तो क्या निकल करके आएगी, अभिक्रिया की कोटि निकल करके आ जाए। ये होगी अभिक्रिया की कोटि। अब अगली चीज सुनिए, अभिक्रिया की जो कोटि है उसका एक दूसरी और परिभाषा हम बना सकते हैं। क्या परिभाषा बना सकते हैं, ध्यान देंगे। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया रासायनिक बलगति तो हमने कहा